मेरी शिकायत श्रद्धा से भी है और ये शिकायत श्रद्धा तुमसे इसलिए है क्योंकि 25 साल तक जिन माँ बाप ने तुम्हें कलेजे से लगा कर रखा, इस आफताब को जाने कुछ महीने ही हुए थे, इससे मोहब्बत हुए तुम्हें कुछ ही महीने हुए थे, तुमने उस 25 साल की मोहब्बत को दरकिनार कर दिया। ये बताए कि अंजलि और निधि क्या एक ही कमरे में थे? हाँ जी, दोनों एक ही कमरे में थे। क्या शराब पी रही थी? नहीं, कोई भी नहीं। नहीं शराब नहीं पी रही सर। कोई भी शराब नहीं पी रहा। बियर पी रहे थे। बियर पी रहे थे। कौन? अंजलि भी? पिछले साल श्रद्धा वालकर की हत्या उसके लिव इन पार्टनर ने कर दी थी। यह हत्या कैसे हुई, कब हुई, कहाँ हुई, क्यों हुई, अब इन बातों का जिक्र करना मायने नहीं रखता। लेकिन जब श्रद्धा वालकर की हत्या हुई तो पूरे मीडिया ने इस केस की कवरेज कैसे की? श्रद्धा अगर अपने परिवार को नहीं छोड़ती तो शायद वो बच सकती थी। अगर दोषी इस खास धर्म का नहीं होता तो शायद वो बच सकती थी। सबके पास इस केस पर अपनी एक राय थी, श्रद्धा के लिए। इसी साल नए साल के मौके पर दिल्ली में एक घटना हुई जहां अंजलि नाम की लड़की को एक कार ने करीब 12 से 13 किलोमीटर तक घसीटा। नतीजतन अंजलि की मौत हो गई। लेकिन मीडिया ने यहाँ कवरेज किस तरीके से की? क्या नए साल के मौके पर अंजलि ने शराब पी रखी थी? अंजलि रात को होटल में लड़कों के साथ क्या कर रही थी? बात हम श्रद्धा के केस की करें या अंजलि के केस की, दोनों ही मामलों में जो एक चीज कॉमन है वो है मीडिया के द्वारा की जाने वाली विक्टिम ब्लेमिंग, यानी जहां लैंगिक हिंसा की घटना के लिए सर्वाइवर और मृतक को ही दोषी ठहरा दिया गया। क्या श्रद्धा के केस में आपने कहीं भी इंटीमेट पार्टनर वॉयलेंस, अंतरंग साथी हिंसा, फेमिसाइड, लैंगिक हिंसा जैसे शब्द सुने? या अंजलि के केस में जहां बात होनी चाहिए थी कि कैसे पब्लिक स्पेसेस औरतों के लिए असुरक्षित है, वहां बात हो रही थी अंजलि ने शराब पी रखी थी या नहीं पी रखी थी, वह होटल में क्या कर रही थी? कितनी हैरत की बात है ना, जिस देश में पिछले साल हर रोज 86 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए, वहां लैंगिक हिंसा के मामले पर संवेदनशीलता एकदम शून्य है। हम जिस शब्द की बात कर रहे हैं जो मीडिया द्वारा किया जाता है, विक्टिम ब्लेमिंग, वह रेप कल्चर का ही एक बड़ा हिस्सा है, जहां लैंगिक हिंसा के सर्वाइवर्स को ही घटना का दोषी माना जाने लगता है। सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म यानी 1970 के दशक के दौरान ही नारीवादियों ने विक्टिम ब्लेमिंग नाम के इस प्रॉब्लम की पहचान कर ली थी। लेकिन आज हालात कितने बदले हैं। आज मीडिया लैंगिक हिंसा की कवरेज को लेकर कितनी संवेदनशील हुई है। तो चलिए आज FI हिंदी के स्पेशल सीरीज के पहले वीडियो में हम जानते हैं कि कैसे मीडिया विक्टिम ब्लेमिंग की सोच को बढ़ावा देता है। मीडिया के विक्टिम ब्लेमिंग ये तय करती है कि किस सर्वाइवर या विक्टिम को न्याय मिलना चाहिए। पब में पार्टी करने गई युवती के साथ बलात्कार, देर रात ऑफिस से घर लौट रही युवती के साथ बलात्कार, बॉयफ्रेंड के साथ घूमने गई नाबालिग के साथ बलात्कार। क्या आपने ऐसी हेडलाइंस नहीं पढ़ी? इन सारी हेडलाइंस में मुख्य घटना यानी जो लैंगिक हिंसा है वो तो गायब है। जिसने अपराध किया है, जो दोषी है, वो भी गायब है। यहाँ सेंटर में, यहाँ केंद्र में रखा जाता है सर्वाइवर को। कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, सारे सवाल सर्वाइवर के ऊपर थोप दिए जाते हैं मीडिया के द्वारा, और मीडिया उसका ही ट्रायल करता है उसके साथ हुई हिंसा के लिए। अब बात यहाँ आती है गुड विक्टिम और बैड विक्टिम की। मीडिया की कवरेज कैसे विक्टिम ब्लेमिंग के द्वारा ये तय करती है कि गुड विक्टिम कौन है और बैड विक्टिम कौन है। अब श्रद्धा वालकर का ही केस ले लीजिए। मीडिया ने श्रद्धा वालकर के केस को कैसे दिखाया? लिव इन में रहने का नतीजा, दूसरे धर्म के इंसान से प्यार करने का नतीजा, अपनी एजेंसी इस्तेमाल करने का नतीजा, अपने फैसले खुद लेने का नतीजा, माँ बाप की बात ना मानने का नतीजा, परिवार के साथ ना रहने का नतीजा। इस तरीके से श्रद्धा वालकर की, जिसकी इस घटना में मौत हो गई थी, उसकी विक्टिम ब्लेमिंग की गई। यहाँ आप देख सकते हैं कि लैंगिक हिंसा के मामलों में मीडिया उस इंसान, उस सर्वाइवर की विक्टिम ब्लेमिंग करने से भी नहीं चूकता जिसकी घटना में मौत हो जाती है। जेंडर बेस्ड वॉयलेंस यानी लैंगिक हिंसा के मामलों में रूढ़िवादी पितृसत्तात्मक मीडिया कुछ इसी तरीके की कवरेज करता है, जहां वह उन लोगों को, उन सर्वाइवर्स को जिनके साथ हिंसा हुई है, उन्हें एक उदाहरण बनाकर पेश करता है कि इन्होंने ऐसा किया इसलिए इनके साथ ऐसा हुआ। मीडिया और विक्टिम ब्लेमिंग का साथ पुराना है।
मनोवैज्ञानिक रिसर्चर मेलविन लर्नर अपनी रिसर्च में कहते हैं कि हमारे समाज में जब किसी के साथ कुछ बुरा होता है, जो हमारे समाज का हिस्सा है, जो हमारी तरह ही दिखते हैं, तो हम उनके साथ हुई हिंसा को इसलिए खारिज करते हैं, इसलिए मानने से इनकार करते हैं ताकि हमें यह एहसास हो कि ये दुनिया बुरी जगह नहीं है, और इसका नतीजा होता है विक्टिम ब्लेमिंग। अब मीडिया के ऐसे ही 2 कवरेज का उदाहरण देखिए। जब कठुआ में एक नाबालिग का रेप हुआ था तो कई मीडिया संस्थानों ने यह साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि उस नाबालिग बच्ची का रेप नहीं हुआ था। हाथरस गैंग रेप केस में भी कई मीडिया संस्थानों ने यह साबित करने की भरसक कोशिश की थी कि रेप जैसी घटना कोई हुई ही नहीं थी। अब लैंगिक हिंसा की इस खबर को देखिए। यहाँ किस तरीके से मीडिया ने सिर्फ हेडलाइन के जरिए ही लैंगिक हिंसा के सर्वाइवर को ही एक तरीके से दोषी बना दिया है। उसके साथ लैंगिक हिंसा क्यों हुई इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है, बल्कि इस बात पर प्रमुखता दी गई है कि सर्वाइवर का रिश्ता अपने पति से ठीक नहीं चल रहा था, इसीलिए दोषी ने उसे झांसा देकर उसके साथ 2 साल तक रेप किया। यहाँ शादी का रिश्ता कैसा चल रहा था, पति के साथ अनबन क्यों थी, ये दोनों बातें ही बिल्कुल गैर जरूरी हैं। ऐसी हेडलाइंस के जरिए ऐसे शब्दों का चुनाव करके मीडिया घटना की सारी जिम्मेदारी सर्वाइवर के कंधों पर डाल देता है, उनसे सारे सवाल पूछता है। अब जो पाठक इस खबर को पढ़ रहे होंगे उनका तो पहला नजरिया, उनकी पहली राय यही होगी कि यह तो गलती पूरी तरीके से सर्वाइवर की है। तो अब देख रहे हैं किस तरीके से मीडिया विक्टिम ब्लेमिंग के जरिए पाठकों और दर्शकों की सोच को भी प्रभावित करता है, जो पहले से ही कई गुना अधिक पितृसत्तात्मक है। अब आप सोच रहे होंगे कि मीडिया का एक बड़ा हिस्सा आज तो प्रोपेगेंडा में ही व्यस्त है, तो आखिर ये विक्टिम ब्लेमिंग कौन सी बड़ी बात है। आइए इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इन सब की पहुंच देश के लाखों करोड़ों दर्शकों और पाठकों तक है। ऐसे में उन लाखों करोड़ों दर्शकों पाठकों तक तो यही पहुंचता है ना कि सर्वाइवर ही घटना के जिम्मेदार थे। तो कुछ इस तरीके से पहली क्लीन चिट सर्वाइवर्स के आरोपियों दोषियों को मीडिया के द्वारा मिल जाती है, और फिर दूसरी क्लीन चिट उन लोगों की तरफ से मिल जाती है जो इन खबरों को पढ़ते या देखते हैं, जो इस पितृसत्तात्मक समाज का हिस्सा है। ऐसे में आपको क्या लगता है, वह मीडिया जो विक्टिम ब्लेमिंग की पितृसत्तात्मक सोच से ग्रसित है, जो लैंगिक संवेदनशीलता के साथ कवरेज करना जानता ही नहीं है, वह सर्वाइवर या पीड़ित के न्याय के लिए आगे आएगा? शायद इस सवाल का जवाब ना में है। लेकिन लैंगिक हिंसा के मामलों की संवेदनशीलता कैसे की जाए, कैसे हम बिना विक्टिम ब्लेमिंग की सोच को प्रदर्शित किए हुए अपनी कवरेज कर सकते हैं, इन सारे सवालों के जवाब हमारी FI हिंदी की इस विस्तृत रिपोर्ट में मौजूद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही नारीवादी वीडियो के लिए जुड़े रहें FI हिंदी के YouTube चैनल से।